हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं PYQs ऑफ चैप्टर 6 एंड 7। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, स्टेट लेंज लॉ। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, लेंज लॉ वाज ऑल अबाउट टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इट सिंपली स्टेट्स दैट the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट को जिस करंट को बनाता है वो करंट उसी मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करती है ना। सेकेंड पार्ट इज़ आइडेंटिफाई द मशीन। इफ़ वी सी हियर तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कॉइल है और फिर स्लिप रिंग्स हैं और ब्रशेज़ हैं और हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट वोल्टेज भी कलेक्ट करने को मिल रहा है एंड द कॉइल इज़ रोटेटिंग। सो दिस डिवाइस इज सिंपली नथिंग बट व्हाट AC जनरेटर, या फिर हम इसे डायनामो भी बुला सकते हैं। तो ये है हमारा AC जनरेटर। नेम द पार्ट्स PQ एंड R ऑफ द मशीन। तो लेट मी जस्ट राइट दैट हियर। अगर मैं आपको दिखाऊं P वाला पार्ट, P जो है ये है स्लिप रिंग्स। Q की अगर बात करी जाए तो Q इज़ नथिंग बट ब्रश है या कार्बन के ब्रशेज़ हैं, कार्बन ब्रशेज़। एंड और अगर R की बात करी जाए तो R इज़ आर्मेचर कॉइल, ठीक है, या फिर आप सिंपली उसे कॉइल भी बुला सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 2। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो गिव द पोलैरिटीज़ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स जो यहाँ पे रखी हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। तो यू कैन जस्ट मार्क हियर नॉर्थ एंड यहाँ पर साउथ, आप ऐसा कर सकते हो। देन राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो आउटपुट वोल्टेज का एक एक्सप्रेशन आता था एंड दैट वाज E इज़ इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, लाइक दैट, ये एक्सप्रेशन आता था। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ ना तो यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज़ कि क्या क्या किया जा सकता है। इन्होंने बोला है टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स N बढ़ा दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दो, या फिर आप ओमेगा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दो और एरिया का वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। तो लेट मी जस्ट क्लियर दैट कि एरिया तो आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर सकते, अदरवाइज द कॉइल विल बी बल्की, द कॉइल विल बी हैवी, और हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिट भी ना आ पाए। देन N इज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स। नंबर ऑफ़ टर्न्स को भी हम एक लिमिट से ज़्यादा तो देखो नहीं बढ़ा सकते बिकॉज वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन डू एक्चुअली इज़, हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट्स, है ना, उनके पोल पीसेस यूज़ कर लिए, या फिर जो भी हमारा आर्मेचर कॉइल है उसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एंड वी कैन इंक्रीज द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड बढ़ाने से भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट I इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज़ हाफ LI स्क्वायर। ओके, तो बात की जा रही है कि अगर आपके पास कोई भी एक इंडक्टर है और उसके अंदर अगर आप करंट 0 से लेकर कुछ करंट I तक लेकर जाते हो तो उसके अंदर जो भी करंट I लाना है उसके लिए जो एनर्जी है दैट इज़ हाफ LI स्क्वायर। तो अगर मैं सिंपली आपको याद दिलाऊं इंडक्टर के केस में, इफ़ आई जस्ट रिमाइंड यू, तो हमें पता था क्या कि E इज़ इक्वल टू होता है -L/di/dt, है ना। और अगर एनर्जी की बात करी जा रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो जितना EMF इसमें प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ कुछ करंट बनती होगी तो उससे कुछ हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ वर्क भी तो आता होगा ना। जितना भी वर्क लगता है, जितना भी वर्क होता है, तो वो जो भी वर्क आएगा दैट वर्क विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वर्क इज सिंपली गिवन एज P, मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर क्या होता है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ EMF एंड करंट, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, पावर। और टाइम के लिए आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल टाइम dt, ठीक। तो यहाँ पे EMF का जस्ट मैग्नीट्यूड मैंने डाल दिया विच इज़ L di/dt एंड दिस इज़ I एंड दिस इज़ dt। तो यहाँ से मेरे पास जो स्मॉल वर्क आ जाएगा ना, द स्मॉल वर्क इज सिंपली नथिंग बट वॉट LI डी टी डी टी तो देखो कैंसिल हो जाएगा।
टोटल वर्क की बात की गई है, बिल्ड कितना करना है करंट, हमें 0 से I करना है, तो I तक लेकर जाना है और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे LI/DI। L सिंपली बाहर आ जाएगा और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी I²/2 0 से लेकर I तक, एंड जब आप लिमिट्स को पुट करेंगे तो यू विल सिंपली गेट ½ LI² लाइक दैट। और यही जो वर्क है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी सिंपली ½ LI²। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो इफ़ यू लुक हियर, क्वेश्चन है कंसिडर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो कोई एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और उसके अंदर का जो कोर है दैट इज़ एयर ओनली। शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B इज़ B²/2μ0। तो बात जो की जा रही है वो की जा रही है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इसका मतलब क्या है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ U से, एंड इट इज़ सिंपली नथिंग बट क्या, जो भी टोटल एनर्जी है उसको जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है सिंपली नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। तो अभी हमने देखा है कि एक सोलिनॉइड के केस में जो एनर्जी आता है दैट इज़ ½ LI²। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ तो वॉल्यूम है सिंपली हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उसका उस सोलिनॉइड का कुछ एरिया होगा A और उसका लेंथ होगा L। ओके, ऑल्सो अगर मैं उस सोलिनॉइड के इंडक्टेंस की बात करती हूँ, L की बात करती हूँ, तो जो फॉर्मूला बनता था दैट वाज μ0n²A/L। ये सिचुएशन होती थी एंड आई एम जस्ट गिविंग इट सम इक्वेशन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और ये मैं दे देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर A। ठीक है, L का वैल्यू मैंने लिख लिया। बाकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलिनॉइड की बात करती हूँ तो दैट इज़ μ0Ni और N इज़ हियर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये मैंने लिख देना है इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया और यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालती हूँ तो ये B/L डिवाइडेड बाय μ0/N कुछ ये हो जाएगा और ये आ जाएगी हमारी क्या, करंट की वैल्यू। एंड लेट्स गिव इट इक्वेशन नंबर B। तो हमने करंट का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, हमारे पास L का वैल्यू है। इक्वेशन नंबर A और B को मैं पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट A and B इन इक्वेशन 2। ठीक, तो जो मेरा एनर्जी था U दैट वाज ½ LI² और L का जो वैल्यू हमने लिखा है दैट इज़ μ0n²A/L लाइक दैट, है ना, ऐसा ही तो है। उसके बाद मैंने जो I का वैल्यू निकाला है दैट इज़ B/L/μ0 टाइम्स N। यहाँ से कुछ चीज़ें बिल्कुल कैंसिल होंगी और हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी ½ B देन A। L से L तो चला जाएगा, μ0 से μ0 विल बी कैंसल्ड आउट, एक N से एक N जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये LI² था ना, तो बेसिकली हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब इसको 2 बार लिख देती हूँ मैं, μ0n इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये B² आ जाएगा मेरा। फिर उसके बाद एक μ0 से एक μ0 चला गया, n² विल गेट कैंसल्ड आउट। व्हाट एल्स विल रिमेन, यहाँ पे A रहा, L रहा और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, μ0 देखने को मिलेगा, कुछ ये आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ये जो भी वैल्यू हमारे पास आई है वी विल जस्ट पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 और फिर हमें मिलेगी हमारी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो थी हमारी दैट वाज टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ रही है, ½ B² A × L डिवाइडेड बाय μ0
और साथ ही साथ वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ ऑल्सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ b² डिवाइडेड बाय 2μ0। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यू कैन सी कि क्वेश्चन में जो है जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो वैल्यू यही थी विच वॉज b²/2μ0। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो।